गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे भारतीय राज्यों से संबंधित मिलीजुली सरकारों के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। हमने ये देखा हमारी पिछली कक्षाओं में कि जो मिलीजुली सरकारों के जो विभिन्न प्रतिमान हैं तथा भारत में राज्य स्तर पर जो मिलीजुली सरकारों का जिन जिन राज्यों में जो गठन हुआ उसके संबंध में अध्ययन किया था। आज उसके आगे की कड़ी के रूप में देखेंगे कि जो मिलीजुली सरकारें बनती हैं उनमें क्या क्या विशेषता हमें दिखाई देती है, उनमें किस किस प्रकार से हमें विशेषता स्पष्ट रूप से झलकती है। तो आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन मिलीजुली सरकारों का क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो मिलीजुली सरकारें हैं तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली कक्षा में स्पष्ट किया था कि भारत में 1977 से 89 का समय, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखते हैं कि ये जो 89, 90 वाला और उसके बाद में 99 से 2004 तक का ये जो समय निकाल रहे हैं तो अनवरत रूप से एक राजनीतिक दल की सरकार रही है, कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी का भारत पर लंबे समय से शासन रहा है। तो अब जितने भी जो कांग्रेस राज्य स्तरों पर बात करते हैं, अगर पहले हम तो जितने भी राज्यों में जब लंबे समय से कांग्रेस का शासन रहा तो इसके विरुद्ध में जितनी भी पार्टी आई तो उनका जो मकसद था वो यही था कि कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना और गैर कांग्रेसवाद पर आधारित सरकारों का निर्माण करना। आई बात समझ में? तो आप देखते हैं कि सबसे पहले राज्य स्तर पर देखा जाए तो 1977 और 77-79 में राज्य स्तर पर मिलीजुली सरकारों का गठन एक निश्चित और निषेधात्मक आधार पर हुआ और वह आधार ये रहा कि गैर कांग्रेसवाद अर्थात कांग्रेस दल को सत्ता से दूर रखो, सत्ता से बेदखल करो, सत्ता में आने मत दो। इस प्रकार से इतना मजबूत गठजोड़ बनाकर हम सरकार का निर्माण करेंगे, ठीक है। मतलब यूँ कहें एक प्रकार से नकारात्मक आधार पर गठित होना इन सरकारों की एक सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में भी दिखाई देती है। उनका मकसद कांग्रेस विरुद्ध करना ही था, कांग्रेस को सत्ता से या सत्ता में आने से रोको। ये इनका गैर कांग्रेसवाद का मुख्य या गैर कांग्रेसवाद पर आधारित जो सरकारें बनी उनका मुख्य मकसद यही रहा, ठीक है। दूसरा तो देखते हैं कि सरकार के भागीदार जो दल हैं उनमें वैचारिक एकता का बहुत बड़ा अभाव दिखाई देता है। आप देखिए, मिलीजुली सरकारों में या मिलीजुली सरकार के भागीदार दल समान विचारधारा से जुड़े या समान धर्म हो तो मिलीजुली सरकार एक सुदृढ़ इकाई के रूप में कार्य करती है। लेकिन इन मिलीजुली सरकारों के भागीदार दल जब समान धर्म नहीं होते हैं या विचारधारा की एकता में जुड़े हुए नहीं होते हैं, इन मिलीजुली सरकारों में वामपंथी, मध्यम मार्गी और दक्षिणपंथी सभी सम्मिलित होते हैं, तो ये सरकारी विचारधारा और कार्यक्रम की एकता से रहित और सर्वाधिक गठबंधन के रूप में बन जाती है। बहुत जरूरी है कि आप जिस पार्टी को समर्थन दे रहे हो, जिस पार्टी के साथ आप मिलकर सत्ता में भागीदार बनते जा रहे हो, तो जरूरी है कि देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए आपको अपनी सभी विचारधारा के ऊपर रखते आपको देश के विकास को प्राथमिकता देनी होती है। लेकिन अगर ये मजबूत हैं तो एक सुदृढ़ इकाई के रूप में कार्य कर सकती है सरकार, लेकिन नहीं है, आपस में टूट फूट है, किसी प्रकार से विचारधारा की एकता से जुड़े हुए नहीं हैं, समान विचार नहीं हैं। आप देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वामपंथी और कांग्रेस या वामपंथी और बीजेपी जिनकी विचारधारा बिल्कुल मेल नहीं खाती है। आप देखिए ना 1977 वाला जो चुनाव मोरारजी देसाई सरकार के समय में आप देखते हैं उस जो सरकार में जो राजनीतिक दल थे उसमें आप देखिए जनसंघ भी है, बीजेपी के पूर्व संगठन जिसमें वाजपेयी जी और आडवाणी जैसे लोग हैं, वामपंथी भी शामिल हैं। उन सभी दलों का मकसद क्या था? गैर कांग्रेसवाद, कांग्रेस को हटाओ। इसलिए कांग्रेस के विरुद्ध में सभी दल एक हो गए, लेकिन किसी में भी विचारधारागत एकता नहीं थी। परिणाम क्या हुआ? सरकार गिर गई, सरकार असफल हो गई, सरकार कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें सब अलग अलग विचारधारा के दल थे, सब अपनी ओर खींच रहे थे। वो कहता हमारी विचारधारा, हमारे अनुसार काम करो, वो कहता नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो।
प्रधानमंत्री बदले, वो प्रधानमंत्री बनाए, सब कुछ हुआ, लेकिन सरकार आखिर में पतन की ओर अग्रसर हुई। इसलिए जरूरी है कि जो भी सत्ता में या जो सरकार बनाने में भागीदारी दल हो, वो सब एकता बनाए रखें, लेकिन होता बहुत कम है। बहुत ही कम होता है कि वो अपनी विचारधारा पर आधार पर या साझे कार्यक्रम पर सहमति बनाकर काम करें। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी हमें दोष भी कह सकते हैं और विशेषता भी कह सकते हैं, ये दिखाई देता है। फिर यह भी देखते हैं कि जो मिलीजुली सरकारें होती हैं अर्थात गठबंधन सरकारें होती हैं, वहाँ पर जो मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की जो पद है, जो संवैधानिक पद है, ये संवैधानिक व्यवस्था है, उनकी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा हाश होता है, प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचता है। कैसे समझिए आप? संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल शासन की सर्वोच्च इकाई और मुख्यमंत्री शासन का प्रधान होता है ना। भारत में केंद्र और राज्य स्तर पर कौन सी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसमें जो कैबिनेट होता है या फिर जो सरकार की सर्वोच्च इकाई होती है, जिसमें प्रधानमंत्री केंद्र में और राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, वो शासक दल का या शासन का प्रधान होता है। लेकिन जब मिलीजुली सरकारें होती हैं तो उसमें मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री पद दोनों को बहुत बड़ा आघात पहुंचता है। ठीक है, अब देखते हैं कि मिलीजुली सरकारों वाले अधिकांश राज्यों में समन्वय समिति की व्यवस्था की गई है, और ये समन्वय समिति होती है वो सुपर कैबिनेट की भांति मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री को आदेश निर्देश देती है। समझ गए आप देखेंगे, मतलब एक प्रकार की सलाहकारी परिषद या समन्वय समिति होती है, उसमें विभिन्न दलों के मुखिया होते हैं और वो जैसा कहते हैं ऐसा करना पड़ता है, भले प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनके सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ये चीज़ बदलो और ये चीज़ बदल के ऐसे करो, करना पड़ता है। नहीं करें तो समर्थन वापस लिया तो सरकार के लिए। इसलिए ऐसे दौर में ये जो जहाँ पर समन्वय समितियाँ सलाहकारी परिषद बनी होती है, वह बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और उन लोगों की एक प्रकार से अप्रत्यक्ष तानाशाही का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो मिलीजुली सरकार में जो विभिन्न दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हितों की पूर्ति करना चाहते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि क्षेत्रीय हितों को ज़्यादा महत्व देखते, भले राष्ट्र हित का उल्लंघन हो रहा है तो होने दो, ये उनमें प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या करें भी, कुछ इतना बड़ा पद होते हुए भी कमज़ोर बन जाते हैं, अपनी शक्ति को या अपनी वास्तविक संवैधानिक शक्ति को स्पष्ट तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते। जो भी है उनको सबको मनाने में और सबको उसमें साथ बनाए रखने में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री लगे रहते कि कोई नाराज़ ना हो जाए, सबको साथ लेकर चलने वाली। लेकिन इसमें फिर क्या होता है, एक दूसरे को रूठना, एक दूसरे को मनाना, यही प्रक्रिया चलती रहती है। देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए एक प्रकार से उपयुक्त देश के लोकतंत्र की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार से जो सुपर कैबिनेट की जो भूमिका निभाती है समन्वय समितियाँ, सलाहकारी परिषद, वो पूरी तरह से मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या जो भी हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसको आदेश निर्देश देती हैं। और ये तो नहीं, कुछ राज्यों में तो मुख्यमंत्री का चयन भी राज्य के विधायक को नहीं बल्कि समन्वय समिति करती है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। ये भी राज्यों में इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी गई है। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री इतने कमजोर हो गए, अशक्त हो गए हैं और प्रशासन का प्रभावशाली नेतृत्व नहीं दे सकते, और मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के निरंतर दबाव और प्रति दबाव की स्थिति हमेशा उसका सामना करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अगले देखें वो है संसदीय सिद्धांतों के प्रतिकूल आचरण। देखिए, संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल से सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करने की आशा की जाती है। सामूहिक उत्तरदायित्व, ध्यान रखना। आपने देखा होगा कि हमारी जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो जो संसदीय व्यवस्था मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो ये मॉडल है, इसमें क्या होता है कि जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है उनमें, कि जब भी मंत्रिपरिषद की मीटिंग होती है, उस मीटिंग के दौरान जो भी किसी भी मुद्दे पर जो अपनी राय होती है वो रखते हैं। लेकिन भले हो सकता है उस राय से आप सहमत नहीं है, तो आप अपना जो भी मत है आप मंत्रिपरिषद की मीटिंग में कह सकते हो। लेकिन जो मंत्रिपरिषद ने निर्णय कर लिया है, करने के बाद फिर आपको भले आप सहमत नहीं हो तो भी सहमति जतानी पड़ेगी। आई बात समझ में? क्योंकि ये गोपनीयता होती है। आप मीडिया में जाके, बाहर जाके सरकार क्या आलोचना नहीं कर सकते, आप मंत्रिपरिषद के सदस्य हो।
इसलिए आपको बाहर जाकर अपनी सहमति जतानी होती है कि आज कैबिनेट ने, आज मंत्रिपरिषद ने ये निर्णय लिया है और हम इस निर्णय को करने जा रहे हैं, जो भी जिस नीति निर्धारण में जो भी काम किया जाता है। तो एक प्रकार से सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के सिद्धांत पर कार्य किया जाता है संसदीय प्रणाली में, कि कोई भी मंत्री उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोले और गोपनीयता भंग नहीं करे, ये उसमें प्रवृत्ति प्राय पाई जाती है। लेकिन इन मंत्रिमंडलों में कभी कभी सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता है, क्योंकि वो तो समझते हैं कि मेरे हितों की पूर्ति नहीं हो रही है तो मैं समर्थन वापस ले रहा हूँ, लेकिन मैं से क्यों ये मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को पालन करूँ। मंत्रियों द्वारा न केवल सार्वजनिक रूप से मतभेद व्यक्त किए जाते हैं, वरन मंत्रियों द्वारा एक दूसरे की आलोचना भी सामान्य बात है। सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने, सार्वजनिक मंच पर इस प्रकार के मतभेद उजागर करते हैं, आलोचना करते हैं, तो ये क्या है? ये तो एक प्रकार की हमारी जो संसदीय सिद्धांत है उनके प्रतिकूल आचरण किया जा रहा है, बिल्कुल उसमें यकीन नहीं किया जा रहा है। तो इन सरकारों में भागीदार दलों के आचरण को देखकर स्पष्ट होता है कि इन दलों और व्यक्तियों में सामूहिक उत्तरदायित्व का कोई अभ्यास नहीं है, और कुछ राज्यों में तो मंत्रियों ने घोर अनुत्तरदायी आचरण का परिचय दिया है, जबरदस्त तरीके से उसका विपरीत आचरण किया है। वे सरकार में थे और सरकार के विरुद्ध आंदोलन में जुटे थे, सरकार में थे और सरकार के विरुद्ध आंदोलन में जुटे थे। इन सरकारों के गठन और कार्यक्रम में संसदीय व्यवस्था के सिद्धांतों की घोर अवहेलना होती है, जो बिल्कुल कभी संसदीय व्यवस्था में नहीं पाया जाता है। ऐसा काम करने पर वो उतारू होते हैं, तो फिर ये बहुत ही नुकसानदायक होता है और हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी बिल्कुल अगेंस्ट में ये काम होता है, जो कि बिल्कुल गलत होता है। फिर अगली बात देखें कि राजनीतिक दल बदल को बढ़ावा मिलता है। 1967 के काल से अधिकांश मिलीजुली सरकारों में राजनीतिक दल बदल को जबरदस्त तरीके से एक शुरुआत होती है दल बदल की। आयाराम गयाराम, सुबह इस दल में, शाम को इस दल में। एक जनता ने जिस प्रतिनिधि को चुना था कि ये हमारी इच्छाओं के अनुरूप, हमारे एजेंडे के अनुरूप ये काम करेगा, लेकिन जनता को भी धोखा, किसी और पार्टी के साथ मिल गई। जनता जिसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन जनता ने चुनने के बाद वो प्रतिनिधि उस पार्टी में चला गया जिसको जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करती, तो जनता के साथ भी धोखा हुआ नहीं हुआ। तो इस प्रकार के जब दल बदल होता है तो बहुत बड़ा कुठाराघात होता है हमारे लोकतंत्र पर, लेकिन ये प्रवृत्ति अभी भी समाप्त पूर्ण रूप से नहीं हुई है। एक बार सरकार बन जाने के बाद राजनीतिक दल बदल की स्थिति हमेशा बनी रहती है। मिलीजुली सरकार वाले लगभग सभी राज्यों में आयाराम गैराम की प्रवृत्ति बनी रही, और यही प्रवृत्ति सरकार की असफलता और अंत का कारण भी बनती रही, हमने देखा है। कई ऐसे हमने देखा है कि हमने दल बदल की वजह से सरकार गिरती हुई देखी। आई बात समझ में? तो इस दल बदल की प्रवृत्ति में मतलब प्रवृत्ति पर अंकुश रखने के लिए हमारी सरकार ने काफ़ी कुछ प्रयत्न किया है। हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची का निर्माण किया गया, हमने संविधान संशोधन करके मंत्रिपरिषद पर, और जब कोई भी दल 2-3 सदस्य से अधिक कोई दल के सदस्य किसी दल में शामिल होते हैं तो फिर वो दल का विलय माना जाता है। एक से हटाकर 2-3 कर दिया, काफ़ी कुछ किया है, फिर भी नहीं हो पाता है। अब हमारे राजस्थान में आप उदाहरण देखिए कि बसपा से जीते हुए 6 विधायक, अब 6 का 6 विधायक कांग्रेस में मिल गए। अब 6 के 6 मिले तो अब अगर एक आधा मिलता तो फिर वो दल बदल में आते, लेकिन 6 के 6 मिले तो अब वो दल का विलय हो गया। लेकिन अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में चल रहा है, क्या न्यायपालिका निर्णय करती है उसके बाद ही पता चलेगा कि इनकी सदस्यता रहेगी नहीं रहेगी, दल बदल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, विलय माना जाएगा कि क्या होगा, वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस प्रकार का काफ़ी कुछ इतना करने के बावजूद भी ये स्थिति बनी हुई है जो एक सोचने लायक है। अगला है भागीदार दलों के बीच मध्य जो मतभेद और तनाव की स्थिति होती है। देखो, इन मिलीजुली सरकारों का प्रत्येक भागीदार दल अपने निजी स्वार्थों की रक्षा में लगा था। कोई भी दल ये नहीं देखता है कि इससे अच्छा होगा कि बुरा होगा, इसकी अगर सरकार गिर गई तो हमारे राज्य के देश के नागरिकों पर कितना वित्तीय बोझ बढ़ेगा, कितना अस्थिरता बढ़ेगी, कितना देश का संसाधन खर्च होगा, वो नहीं देखते। वो तो अपने हित देखते, स्वार्थ देखते हैं। और उनमें से प्रत्येक की दृष्टि आगे आने वाले चुनावों पर लगी थी। इस बात के कारण राजनीतिक दलों में निरंतर मतभेद और तनाव की स्थिति देखी गई, और यही तनाव के कारण सरकार के अंत का कारण भी बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि विभिन्न प्रकार के मतभेद, जब समर्थन चाह तो दे दिया, जब समर्थन चाह तो वापस ले लिया। केंद्र राज्य मतभेद और तनाव पैदा होते हैं, कई बार ऐसा होता है। आप देखिए, तमिलनाडु है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, इन राज्यों ने तो भारत में हम अपने केंद्र को जबरदस्त तरीके से कदम उठाने का काम किया। आप देखो, 1967 के काल में राज्य में अधिकांश मिलीजुली सरकारों का गठन गैर कांग्रेसवाद पर आधार हुआ था, ये तो हम सभी को पता है, इसके बारे में सब समझ चुके हैं।
अतः इन सरकारों के केंद्र की कांग्रेस सरकार से मतभेद और तनाव की स्थिति खड़ी हुई। जो भी जिन राज्यों में मिलीजुली सरकारें गठित हुई, तो केंद्र ने भी एक प्रकार से कोशिश की कि इन मिलीजुली सरकार को गिराएं, कमज़ोर करें, लेकिन इन्होंने भी कहा कि हम केंद्र की द्वारा दी हुई दादागिरी को या क्यों इस प्रकार से सहन करें। तो मतलब एक प्रकार से असंवैधानिक तरीके से योग है कि एक प्रकार से पार्टी हित को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आपस में मतभेद और तनाव की स्थिति खड़ी की। ये मतभेद और तनाव राज्य स्तर पर कुछ दलों और कुछ मंत्रियों का घोर उत्तरदायी संघर्ष का परिणाम भी थी। आप देखते हैं 77-79 के काल में जनता पार्टी ने केंद्रीय स्तर पर जो घटकवाद थे, प्रमुख राजनीतिक दलों में अहम की जो टकराव थी, उसने राज्य स्तर पर सत्ता संघर्ष और केंद्र और राज्यों के मध्य मतभेद और तनाव को जन्म देने का एक प्रकार का कार्य किया। तो ये काफ़ी कुछ केंद्र राज्य को जो हमारे संवैधानिक ढांचा है उसको भी काफ़ी कुछ प्रभावित करने का काम किया। राज्यपाल की जो भूमिका है उस पर भी विवाद होता है। इसके बारे में हमने बहुत कुछ पहले पढ़ा है, लेकिन मैं पुनः एक बार को दोहराने के लिए स्पष्ट कर रहा हूँ कि संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल पद की जो व्याख्या की है वो राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में की है, तो सबको पता है हमको। लेकिन व्यवहार में अगर देखा जाए तो राज्यपाल पदधारी व्यक्तियों ने केंद्र सरकार में एक एजेंट की भूमिका निभाई है। और चौथे आम चुनाव के बाद जब राज्य स्तर पर विपक्षी दलों की सरकारें स्थापित हुई, तब राज्यपाल पदधारी व्यक्तियों ने केंद्र सरकार के एजेंट की भूमिका अपनाते हुए इस सरकार को गिराने के लिए विविध षड्यंत्र किए। मतलब संवैधानिक प्रकार की जो संवैधानिक भूमिका है प्रधान की, वो न करके व्यवहारिक में केंद्र सरकार के एजेंट की भूमिका को ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए इन्होंने काम किया। एक जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को भी उन्होंने विविध प्रकार से गिराने के लिए षड्यंत्र किए। इससे राज्य सरकार को कार्य करने में बाधा पहुंची, राजनीतिक अस्तित्व पैदा हुआ और राज्यपाल की इस भूमिका ने राज्यपाल के पद को भी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा आघात पहुंचाया और केंद्र राज्यों के मध्य एक प्रकार का तनाव भी पैदा हुआ। अब ये सब ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है? राजनीतिक अस्थायित्व। देखिए, राज्य स्तर पर इन गैर कांग्रेसी मिलीजुली सरकारों का गठन परिवर्तन की लहर से प्रेरित होकर आशा, उत्साह, उल्लास के वातावरण में हुआ था, लेकिन इन सरकारों का कार्यक्रम आशा के अनुरूप नहीं रहा। सरकार के भागीदार दलों के मध्य मतभेद और तनाव, राजनीतिक दल बदल, सरकार में शामिल कुछ दल व्यक्तियों के घोर अनुत्तरदायी आचरण और इन सरकारों के विरुद्ध निरंतर चलते रहे षड्यंत्रों के कारण इन सरकारों का औसत जीवन काल कुछ महीनों का रहा है। आप देखते हैं कि जब भी भारत में राज्यों में या केंद्र में संविध या मिलीजुली पार्टी बनी, सरकारें बनी, वे राज्य राजनीतिक अस्थायित्व में भीषण रूप से पीड़ित रहे। इस राजनीतिक अस्थायित्व ने प्रशासन में दिशाहीनता और प्रशासनिक अनिश्चित को जन्म दिया, शासन की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया, सामान्य जनता को संदेश दिया कि गैर कांग्रेसी दल शासन कर पाने में असमर्थ हैं। किसी की भी योग्यता को नहीं कह सकते कि हाँ, इस मिलीजुली सरकार ने अच्छे ढंग से शासन करने का काम किया। राज्य स्तर पर तो और भी जबरदस्त तरीके से मिलीजुली सरकार की कमजोरियां रही है और इन कमजोरियों ने मिलीजुली सरकारों को असफल करके अंत की दिशा की ओर धकेला। अधिकांश मिलीजुली सरकारों ने उनके जन्म के साथ ही उनके विनाश के बीच नींव थी, तो स्वाभाविक था कि उनका लंबा चलना बहुत मुश्किल है। फिर भी अपन सब कुछ आलोचना या उनकी विशेषता को देखते हुए कहें कि बिल्कुल गलत ऐसा भी नहीं है। कुछ अफवासों में ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है कि मिलीजुली सरकारों ने बहुत अच्छे ढंग से शासन देने का काम किया है। जैसे आप देखें तो काफ़ी सरकारें ऐसी रही हैं कि जिन्होंने सुशासन देने का काम किया और राज्य में स्थायित्व का प्रतीक भी बनी है। जैसे ज्योति बसु और मार्क्सवादी दल के नेतृत्व में गठित वामपंथी मोर्चे की सरकार जो पश्चिम बंगाल में बनी, तो पश्चिम बंगाल की सरकार, इस सरकार मतलब ज्योति बसु का जो नेतृत्व था वो बहुत ही काबिल तारीफ था और लंबे समय से तक उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर पश्चिम बंगाल में काम किया। तो उनकी जो सरकार है एक प्रकार से मिलीजुली सरकार लेके एक सफलतम प्रयोग हुआ। अगर दूसरी बात देखें, 1977 के विधानसभा चुनाव के बाद केरल में अच्युत मेनन के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार का गठन हुआ था और कांग्रेस से बाहर से समर्थन दे रही थी। इस सरकार ने न केवल अपना 5 वर्ष का कार्यकाल किया, परंतु संसदीय प्रस्ताव के आधार पर से 1 वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल भी प्राप्त हुआ। इसलिए ये भी एक सफल सरकार के रूप में देखा जा सकता है। इसी प्रकार से उड़ीसा में आप देखें तो मार्च 1967 में RN सिंह देव के नेतृत्व में एक स्वतंत्र दल और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार, जन कांग्रेस की मिलीजुली सरकार का गठन हुआ था। यह सरकार भी काफ़ी अच्छे हद तक कार्य करती रही, अपना कार्यकाल पूरा
करने के करीब थी, लेकिन उसमें फिर कांग्रेस ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर जन कांग्रेस को स्वतंत्र से अलग करा दिया, वरना ये भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने के करीब थी। राजस्थान में अपने देखें तो भैरू सिंह शेखावत के नेतृत्व में गठित मिलीजुली सरकार काफ़ी कुछ सीमा तक एक सफल सरकार रही है। उसी प्रकार से गुजरात में भी बाबू भाई पटेल के नेतृत्व में जो मिलीजुली सरकार बनी थी 1977 में, वो भी काफ़ी सफल सरकार रही थी। तो मान सकते हैं कि काफ़ी कुछ कमजोरी होती हुई कुछ अच्छे नेतृत्व ने अच्छे ढंग से स्थायी सरकार चलाने का काम किया। तो ये थे कुछ मिलीजुली सरकारों की विशेषता के रूप में हमने देखा किस किस प्रकार की विशेषता दिखाई देती है।